चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का रिवीजन सेशन कॉस्टिंग का मई 2022 अटेम्प्ट के लिए। आज का टारगेट होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को पूरे तरीके से हम रिवाइज कर लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। शुरू करने से पहले एक बात, मैंने आपका टेस्ट जो पहला टेस्ट था मटेरियल चैप्टर, कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इन तीनों का टेस्ट मैंने आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे भी डाल दिया है, आपके व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी डाल दिया है। आप सॉल्व करेंगे इसको और कृपया करके टेस्ट पे नाम लिख दीजिएगा और आप घर पे करेंगे तो इसकी फोटो खींचकर पीडीएफ कन्वर्ट करके, प्लीज फोटो मत भेजिएगा, मेरे लिए बड़े मुश्किल हो जाएगी नहीं तो, एक सिंगल पीडीएफ बनाकर और उस पीडीएफ का नाम अपने नाम से सेव करके, जैसे कमल का टेस्ट है तो कमल टेस्ट 1 इस तरीके से सेव कर दीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। चेक होके आपके पास एक दो दिन में आपके पास टेस्ट आ जाएंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस कि कहां कहां क्या गलती थी और उसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी जी आरुषि, सबसे पहले तो हमने ये बात करी थी यहाँ पे, गुड आफ्टरनून अनुज। सबसे पहले तो जब क्लासेस में हमने ये चैप्टर किया था तो सबसे पहले हमने बात ये करी थी सर, एक होता है बजट, एक होता है स्टैंडर्ड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड? सर बजट सिंपल सी बात होती है, बजट बनता है सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल और पास्ट डेटा को कंसीडर करते हुए, और जो स्टैंडर्ड बनता है, स्टैंडर्ड में पास्ट हिस्टोरिकल डेटा तो कंसीडर किया ही जाता है, पास्ट डेटा को तो बेस बनाया ही जाता है, लेकिन करंट सिनारियोज के भी इंपैक्ट उसमें मर्ज करे जाते हैं। सर ऐसा क्यों? मेरा बजट से काम क्यों नहीं चलता है, स्टैंडर्ड क्यों मुझको बनाना पड़ता है? बेटा पहली बात एक बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग में हम जितना भी काम करते हैं, आपने सारा कॉस्टिंग पढ़ रखा है, अब तो एंड के उस पे आ गए, अब तो पेपर देने हैं, तो हमको पता है सर कॉस्टिंग में जितना भी काम होता है वो ईयर के स्टार्टिंग में होता है। अब ईयर के स्टार्टिंग में मैं खर्चों वगैरह का एनालिसिस लगा लेता हूं, ईयर के स्टार्टिंग में जो मैं खर्चे सोचता हूं और ईयर के एंड में जो एक्चुअल डेटा मेरे सामने आता है, इन दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा। ईयर के स्टार्टिंग में मैंने बजट बना लिया, ईयर के एंड में एक्चुअल खर्चा वगैरह एक्चुअल डेटा मेरे सामने आया। अब सर एक मेयर कोइंसिडेंस हो सकता है कि ईयर के स्टार्टिंग में जो बजट लगाया था और ईयर के एंड में जो एक्चुअल डेटा आया वो सेम था, नहीं तो जनरली इसमें डिफरेंसेस होंगे। इन्हीं डिफरेंसेस को ढूंढना, इन डिफरेंसेस को बोला क्या जाता है, वेरिएंसेस। ये वेरिएंसेस ढूंढने का आपका ये चैप्टर है। अब जब वेरिएंसेस ढूंढने की हम बात करते हैं, एक बड़ी सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मैंने बजट बनाया और बजट बना के मैंने कहा कि भाई एक यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो का रॉ मटेरियल लगना चाहिए, 1 किलो का रॉ मटेरियल 10 रुपए के हिसाब से खरीदा जाना चाहिए, उस हिसाब से 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। एक्चुअल में मैंने एक ही यूनिट बनाई और एक्चुअल में एक यूनिट बनाने के लिए मैंने 10 किलो यूज किया, लेकिन 1 किलो 11 रुपए के हिसाब से खरीदा, 110 रुपए की कॉस्ट आई। अब मेरे को डिफरेंस तो पता चल गया, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करके डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन इस डिफरेंस को निकाल के मैं कर क्या लूंगा? भाई डिफरेंस निकालने का तो मतलब यह है ना, अब आप पता करो कि किसकी गलती थी जिसकी वजह से यह हुआ। या तो हमने ये बजट ही गलत बनाया या जिसने एक्चुअली में काम किया उसने गलत काम किया। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तब तक आप गलतियां निकाल निकाल के कर क्या लोगे? अब सर यहां पे अगर मैं बुलाऊं कि भाई रॉ मटेरियल परचेज करना था 10 रुपए के हिसाब से, तुमने परचेज किया 11 रुपए के हिसाब से, इसके लिए मैं किसको बुलाऊंगा? परचेज डिपार्टमेंट वालों को बुलाऊंगा। मैंने परचेज डिपार्टमेंट वालों को बुलाया और उनको कहा भाई तुमको कहा था 10 रुपए में माल खरीदना है, तुमने 11 रुपए के हिसाब से मटेरियल खरीदा। वो कहेंगे फिर तुम खरीद के दिखा दो। वो ये बात क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं बजट से, और मैंने वही बात बोली, बजट बना होता है सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा पे। 10 रुपए के हिसाब से पिछले साल मटेरियल खरीदा जा रहा था, इस साल महंगाई बढ़ चुकी है, इस साल मार्केट में इन्फ्लेशन हो चुका है, इसलिए परचेज मैनेजर कह पा रहा है कि भाई तुम खरीद के दिखा दो फिर मार्केट से। मार्केट में 10 रुपए का मिल ही नहीं रहा, तुमने तो पिछले साल के हिसाब से बना दिया। अब मतलब मेरा बजट ही गलत था। अब मैं यहां पे क्या बनाऊंगा, स्टैंडर्ड बनाऊंगा। ईयर के स्टार्टिंग में ही बजट नहीं, अब मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा, और स्टैंडर्ड में मैं क्या करूंगा, पास्ट डेटा को बेस बनाऊंगा कि भैया 10 किलो का माल लगना चाहिए, पिछले साल 10 रुपए के हिसाब से मटेरियल खरीदा गया था, इस साल महंगाई के अकॉर्डिंग मान लो मेरे को लगता है 11 रुपए के हिसाब से माल खरीदा जाना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड में मैंने पास्ट डेटा को बेस बनाया और करंट सिनारियोज के, करंट सिचुएशंस के इंपैक्ट भी इसमें मर्ज कर दिए, और फिर मैंने टारगेट बना के दिया भैया 110 रुपए का खर्चा आना चाहिए। अब अगर मेरे परचेज वाले 10 किलो का माल खरीदते हैं
और 10 किलो का माल मान लो 12 रुपए के हिसाब से खरीद के 120 रुपए की कॉस्टिंग कर देते हैं। अब मैं परचेज डिपार्टमेंट वालों को बोलूंगा भाई अब बता, अब तू बोल के दिखा कि मार्केट से खरीद के दिखाओ, हम खरीद के दिखा देंगे, क्योंकि भाई हमने करंट सिनारियोज के भी इंपैक्ट डाल दिए हैं। पिछले साल 10 रुपए के हिसाब से खरीदा जा रहा था, इस साल महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई का भी इंपैक्ट हम डाल चुके हैं। 11 रुपए के हिसाब से मार्केट में मटेरियल मिल रहा है, तुमने 12 में क्यों खरीदा फिर? मतलब अब तुम्हारी गलती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी तो ही काम बन पाएगा, तो ही डिफरेंसेस निकालने का फायदा है। तो यहां तक तो मैंने सिंपल सी आपको बात बताई है। एक थ्योरेटिकल पॉइंट इसका पेपर में बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड स्टैंडर्ड। आई होप आपको बात समझ आई। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं क्वेश्चन स्पेसिफिक बात, क्वेश्चन स्पेसिफिक बात में बजट और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होगा, जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये थ्योरेटिकल बात है। थ्योरेटिकल नहीं, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट और स्टैंडर्ड की बात करता हूं तो डिफरेंस क्या है? सर मान लीजिए बजट बनाया मैंने 100 यूनिट्स का, कि 100 यूनिट्स बनाने के लिए, एग्जांपल के लिए 100 किलो का माल यूज होना चाहिए और पर केजी 10 रुपए के हिसाब से खरीदा जाना चाहिए, उस हिसाब से 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, बजट मैंने कितने यूनिट्स का बनाया? 100 यूनिट्स का। ये 100 यूनिट्स कौन सी है? फिनिश गुड्स की यूनिट्स है। एक्चुअल में मान लीजिए 120 यूनिट्स बन गई, और 120 किसकी? फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स की 120 यूनिट्स बना दी, और फिनिश गुड्स की 120 यूनिट्स बनाने के लिए 110 किलो का माल मान लीजिए यूज हो गया, और मटेरियल जो टारगेट दिया गया था 10 रुपए के हिसाब से, उसी हिसाब से खरीदा गया, 1100 रुपए की कॉस्ट आ गई। क्या अब मैं बोल सकता हूं कि बजट दिया था आपको 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, आपने 1100 रुपए की कॉस्ट इंकर कर दी, आपने गलत काम किया है? जैसे ही मैं इस बात के लिए किसी को डांटूंगा ना, इसके लिए मैं किसको बुलाऊंगा? भाई 10 रुपए के हिसाब से मटेरियल खरीदना था, 10 रुपए के हिसाब से ही खरीदा गया है। परचेज वालों को तो नहीं बुलाऊंगा, उन्होंने तो ठीक मटेरियल खरीदा है, ठीक रेट में खरीदा है। इसके लिए मैं किसको बुलाऊंगा? प्रोडक्शन वालों को बुलाऊंगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुला के मैं डांट रहा हूं उनको कि भाई तुमको कहा था 100 किलो माल कंज्यूम करना है, तुमने 110 किलो माल कंज्यूम कर दिया, तुमने गलत काम किया, तुमने 10 किलो ज्यादा कंज्यूम किया है। उसी टाइम प्रोडक्शन वाला पता है क्या बोलेगा? भाई अगर 10 किलो माल ज्यादा कंज्यूम किया तो बनाया भी ज्यादा है। तुमने 100 किलो कहा था, 100 किलो माल कंज्यूम करने के लिए कहा था, 100 यूनिट्स बनाने के लिए मैंने 110 किलो कंज्यूम किया, 120 यूनिट्स बना के दिए, फिर मैंने यूनिट्स भी ज्यादा बना के दिए। तो मतलब अभी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाऊंगा। अब इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बजट और एक्चुअल कंपेरेबल ही नहीं है। ये कंपेरेबल ही नहीं है। एक्चुअल को कंपेरेबल बनाने के लिए मुझे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अगर यही बजट 100 यूनिट्स का ना बना होता, 120 यूनिट्स का बना होता तो कैसा दिखता? यही बजट अगर 100 यूनिट्स का ना बना होता, 120 यूनिट्स का बना होता तो कैसा दिखता? तो मैं क्या बोलूंगा? सर बजट में बोल रहा हूं 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 किलो लगना चाहिए। ठीक, बजट में क्या बोल रहा हूं? 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 किलो का माल लगना चाहिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? 1 किलो का माल लगना चाहिए। तो 120 बनाने के लिए कितना माल लगना चाहिए? आपने कितना लगाया वो अलग बात है। 120 किलो का माल लगना चाहिए। तो अब मैं स्टैंडर्ड क्या बनाऊंगा? 120 यूनिट्स बनाने के लिए 120 किलो का माल लगना चाहिए। प्राइस वही 10 रुपए के हिसाब से खरीदा जाना चाहिए, बजट वाला ही प्राइस। उस हिसाब से 1200 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। अब जब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को बुलाऊंगा ना, उनको डांटने के लिए, गाली निकालने के लिए नहीं बुलाऊंगा, उनको वाहवाही देने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए बुलाऊंगा, बल्कि उनको बोनस दूंगा अब कि भाई तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। 120 यूनिट्स बनाने के लिए 120 किलो का माल लगना था, तुमने तो 110 में बना दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। तुम्हारी वजह से कॉस्ट कम हो गई हमारी, ज्यादा नहीं करी तुमने कॉस्ट, बल्कि अच्छा काम किया है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूं तो स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब मेरा बजट और एक्चुअल कंपेरेबल नहीं होता। एक्चुअल की यूनिट्स अलग होती हैं, बजट की यूनिट्स अलग होती हैं, तो मुझको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जिसका मतलब क्या है कि अगर यही बजट एक्चुअल यूनिट्स जितना बना होता तो कैसा दिखता? दैट इज नोन एज योर स्टैंडर्ड। इसीलिए स्टैंडर्ड को और पता क्या बोला जाता है? ये जो 120 किलो आया, दिस इज योर स्टैंडर्ड। इसको बोला जाता है, अगर मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करूं, बजटेड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या बोला जाता है?
बजटेड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, 100/100 kg, ये क्या था, 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 किलो लगना चाहिए, बजट था ये। तो बजटेड कंजम्पशन इनटू क्या किया, 120। 120 क्या था, एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट। सो ये हमारे पास निकल के आया स्टैंडर्ड विच इज नोन एज बजटेड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल आउटपुट। यही बात अगर आप लेबर के केस में करते हो तो आर्स की बात आ जाती है, बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है कि नहीं? तो यहां तक तो मैंने बेसिक बेसिक बातें आपसे करी हैं। अब आगे बढ़ता हूं बेटा जी। अल्टीमेटली बात ऐसी है, पूरे चैप्टर को अगर सेग्रीगेट करें, ईयर के स्टार्टिंग में हम एक बजट बनाते हैं। ईयर के स्टार्टिंग में हमने बजट बनाया कि भाई ये हमारी बजटेड सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, बीएसपी, बजटेड सेलिंग प्राइस, और इस बजटेड सेलिंग प्राइस के लिए ये हमारा बजटेड कॉस्ट आनी चाहिए, उस हिसाब से ये हमारा बजटेड प्रॉफिट आना चाहिए। ये मैंने ईयर के स्टार्टिंग में टारगेट फिक्स कर लिया, सेल्स का, कॉस्ट का और अपने बजटेड प्रॉफिट का। ईयर एंड में आके मुझे एक्चुअल डेटा पता चलता है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी रही माइनस एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी रही, इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट मेरा कितना आया। और अल्टीमेटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें क्या करना होता है, इस बजटेड प्रॉफिट और इस एक्चुअल प्रॉफिट को रिकंसाइल करवाना एक तरह से, कि ये जो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस आ सकते हैं वो किस वजह से आ सकते हैं, या तो सेलिंग प्राइस की वजह से, या फिर कॉस्ट की वजह से, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों की वजह से। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैंने सोचा था मेरा बजटेड प्रॉफिट 1 लाख रुपए का आना चाहिए, एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट मान लीजिए 80,000 आया। ये बढ़ भी सकता है, मैं कम होने का रेफरेंस लेके चल रहा हूं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ईयर के स्टार्टिंग में सोचा था, ईयर एंड पे पता चला एक्चुअली में प्रॉफिट तो 80,000 आया। ये क्यों आया होगा भाई, या तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, या कॉस्ट बढ़ गई, एंड और थोड़ा थोड़ा दोनों हो गए। ठीक है ना? तो मेरा पूरा चैप्टर अल्टीमेटली इसी में डिवाइडेड है। मुझे करना क्या है, मुझे प्रॉफिट में वेरिएंस पता करना है, प्रॉफिट में डिफरेंस पता करना है। मेरे बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है। वो दो ही वजहों से आ सकता है, अभी तक की बात से पता चला। या तो सर वो कॉस्ट की वजह से आ सकता है, या वो सेल की वजह से आ सकता है। अब सर जब हम बात करते हैं कॉस्ट की वजह से, अब मुझे यही पता करना है कि जो मेरे प्रॉफिट में डिफरेंस आया है उसमें कॉस्ट कितने के लिए जिम्मेदार है, जो मेरे प्रॉफिट में डिफरेंस आया है उसमें सेल्स कितने के लिए जिम्मेदार है, मुझे यही पता करना है। अब सर जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं कि जो मेरे प्रॉफिट में डिफरेंस आया है उसमें कॉस्ट कितने के लिए जिम्मेदार है, तो सर फिर फर्दर कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स आते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो मुझे अल्टीमेटली और ज्यादा डेलीगेट करता जाऊं तो मुझे पता क्या करना है, सर मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट में वेरिएंस आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट में वेरिएंस आया। लेबर की कॉस्ट में कितना वेरिएंस आया जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट में वेरिएंस आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट में वेरिएंस आया। ओवरहेड्स में कितना वेरिएंस आया जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट में वेरिएंस आया, जिसकी वजह से प्रॉफिट में वेरिएंस आया। और जब मैं ओवरहेड्स की बात करता हूं तो ओवरहेड्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो सर वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं या फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं। तो मुझे पता करना है वेरिएबल ओवरहेड्स में या फिक्स्ड ओवरहेड्स में इंडिविजुअली कितना कितना वेरिएंस आया, जिसकी वजह से ओवरहेड्स में वेरिएंस आया, जिसकी वजह से कॉस्ट में वेरिएंस आया, और जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट में वेरिएंस आया। ये पूरा पार्ट मेरे कॉस्ट का पार्ट है, और मेजर पार्ट अगर मैं बात करूं सीए इंटर लेवल पे तो मेरा कॉस्ट वाला ही पार्ट है। ठीक है ना? अब एक एक करके मेरे को यही डिस्कस करना है कि मटेरियल की वजह से क्या वेरिएंस, लेबर की वजह से क्या वेरिएंस, ओवरहेड्स की वजह से क्या वेरिएंस। इतनी बात मैंने आपके इसी चार्ट में कवर्ड अप कर रखी है। ये चार्ट मैं आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे भी डाल दूंगा, और जो बच्चे मुझसे ही कॉस्टिंग पढ़े हैं आपके, तो जो मैंने बुक दे रखी है 2 वॉल्यूम्स में, जो वॉल्यूम 1 मैंने आपको दे रखा है उसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ये चार्ट डला हुआ है, सारे चार्ट्स डले हुए हैं हर चैप्टर के। ठीक है ना? तो अगर आप देखोगे इस चार्ट को मैंने सेग्रीगेट इसी तरीके से किया है
प्रॉफिट में वेरिएंस जज करना है, प्रॉफिट में वेरिएंस या तो कॉस्ट के वेरिएंस की वजह से आ सकता है या सेल्स के वेरिएंस की वजह से आ सकता है। जब कॉस्ट के वेरिएंस की बात करते हैं तो कॉस्ट का वेरिएंस या तो मटेरियल की वजह से होता है या लेबर की वजह से होता है या फिर ओवरहेड्स की वजह से होता है। और ओवरहेड्स की जब बात करते हैं तो ओवरहेड्स में या तो वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं या फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स आते हैं। ठीक, अब एक एक करके इनके फॉर्मूलेस को रिवाइज करते हैं, और मैंने आपको क्लासेस में भी यही करवाया, मैं रिवीजन में भी आपको यही करवाऊंगा, बेटा जी रटना नहीं है, ठीक है ना, मतलब से याद करेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ऑल्दो आपको याद हो चुके होंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे अब, ठीक है ना। ये सारा हो जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन की छोटी छोटी जो नुआंसेस होती हैं उस पर आ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अब सर सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस। देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बजट बना के दिया, ठीक है जी, मैंने बजट बना के दिया कि सर 100 यूनिट्स बननी चाहिए। 100 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 100 किलो का माल कंज्यूम करना है, जो कि 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आना चाहिए। इस हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट मटेरियल की 1000 रुपए आनी चाहिए। ये मटेरियल का डेटा है। और बजट एक्चुअल में हमने 150 यूनिट्स बनाई, और एक्चुअल में 150 यूनिट्स बनाने के लिए हमने 140 किलो का माल कंज्यूम किया, जो कि 13 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आया। उस हिसाब से मेरी टोटल कॉस्ट 1820 आई। अब मेरे को वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले, अब तो सीधा क्रक्स की बात कर रहा हूं, तो पेपर में प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बनेगा। सबसे पहले तो आपको यहां पे बनाना पड़ेगा डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है ना। अब डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस में 3 पार्ट से बनाओगे। आपकी अगर प्रैक्टिस हो चुकी हो, आप सीधा स्टैंडर्ड और एक्चुअल बना सकते हो। यहां पे बजट इसकी जरूरत नहीं है, वैसे रिवाइज करवाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ। यहां पे स्टैंडर्ड और यहां पे एक्चुअल। आप पेपर में अगर बना सको तो सीधा स्टैंडर्ड और एक्चुअल बनाइएगा, बजट बनाकर टाइम वेस्ट मत करिएगा। डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब सर मेरा एक्चुअल कितनी यूनिट्स का है? 150 यूनिट्स। मेरा बजट कितनी यूनिट्स का है? 100 यूनिट्स एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो मेरा स्टैंडर्ड कितनी यूनिट्स का बनेगा? सर मेरा बजट और एक्चुअल कंपेरेबल नहीं है। बजट 100 यूनिट्स का है, एक्चुअल 150 यूनिट्स का है, स्टैंडर्ड मेरे को 150 यूनिट्स का बनाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बनाने की पहली बात जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब बजट और एक्चुअल की यूनिट सेम नहीं होंगी। और बाय द वे यहां पे कौन सी यूनिट्स आई हैं? फिनिश्ड गुड्स की, ठीक है जी। अब बजट में कहा था 100 यूनिट्स बनाने के लिए 100 किलो का माल 10 रुपए के हिसाब से लगना चाहिए। उस हिसाब से 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्या होता है? बजटेड कंजम्पशन फॉर एक्चुअल आउटपुट। 100 यूनिट्स के लिए 100 किलो का माल लगना चाहिए, तो एक के लिए कितना लगना चाहिए? 1 किलो। तो 150 के लिए कितना लगना चाहिए? 150 केजी। रेट वही रहना चाहिए 10 रुपए के हिसाब से, तो 1500 रुपए की आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। एक्चुअल में 140 किलो का माल लगा, लेकिन 13 रुपए के हिसाब से खरीदा गया, और उस हिसाब से 1820 की कॉस्ट आ गई। बस ये डेटा आपका बन गया। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते जाएंगे। इसके बाद आप क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस में सिंपल सा पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशंस और वेरिएंस, ठीक है जी। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए क्या बोलोगे? भाई आपको बोला था स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए 1500 की। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। आपने एक्चुअल में 1820 की कॉस्टिंग कर है, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 1500 माइनस 1820, दैट इज 320। और ये कौन सा वेरिएंस है? एडवर्स। माइनस प्लस के हिसाब से जज मत करना, वैसे तो माइनस है तो एडवर्स है, लेकिन आप जज किस हिसाब से करना? सर आपके लिए पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। आपने कहा था 1500 का खर्चा आना चाहिए, खर्चा है 1820 का गया, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, ये तो बुरी बात है, एडवर्स है, ठीक है ना। ये बात मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेल वेरिएंसेस में उल्टा हो जाता है।
ठीक है ना। सेल वेरिएंसेस में अगर नेगेटिव है तो वो अच्छी बात है, वो फेवरेबल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब सर मटेरियल कॉस्ट 320 रुपए के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कौन है इस जिम्मेदारी के पीछे, मतलब किसकी वजह से 320 रुपए से खर्चा बढ़ा है। मैंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाला। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए मैंने किसको बुलाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मतलब बोलूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुला के बोला, भाई साहब तुमको कहा था 150 यूनिट्स बनाने के लिए 150 किलो का माल लगना चाहिए, तुमने 150 यूनिट्स बनाने के लिए 140 किलो का माल लगाया। अच्छा, तुमने बुरा काम नहीं किया, तुमने तो बढ़िया काम किया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 किलो लगनी चाहिए थी, माइनस तुमने एक्चुअल क्वांटिटी लगाई, इनटू रेट के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेट के लिए जिम्मेदार नहीं है, रेट के लिए जिम्मेदार कौन है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो तुम रेट के लिए जिम्मेदार नहीं हो, इनटू 10 रुपए, दैट इज स्टैंडर्ड रेट। तो 150 लगना चाहिए था, तुमने 140 किलो में काम कर दिया, रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो नहीं, तो बल्कि तुमने तो 100 रुपए से हमारा खर्चा बढ़ाया है, तुमने तो फेवरेबल काम किया है। फिर हमने बुलाया मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज डिपार्टमेंट को, क्योंकि मटेरियल परचेज कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाया, परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुला के डांटा कि भाई साहब तुमको कहा था 10 रुपए के हिसाब से माल खरीदना है, स्टैंडर्ड रेट, तुमने एक्चुअल रेट 13 रुपए के हिसाब से माल खरीदा, ठीक। तुमको कहा था स्टैंडर्ड रेट में माल खरीदना है, माइनस तुमने एक्चुअल रेट में या एक्चुअल प्राइस में माल खरीदा, रेट लिख दो प्राइस लिख दो। तुमको कहा था 10 रुपए में माल खरीदना है, तुमने 13 रुपए में खरीदा, इनटू तुम तो सभी यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो एक्चुअली में कंज्यूम हुई हैं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, दैट इज 140। तो ये आ जाएगा 420, इसका वेरिएंस एडवर्स आएगा। और जब इन दोनों का आप नेट करोगे तो वो 320 ही बनेगा। 420 एडवर्स, 100 रुपए फेवरेबल, नेट टू नेट 320 एडवर्स। तभी यहां पे एक इक्वेशन भी निकलती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो पेपर में भी ना आपको सिर्फ सीधा मतलब से बात करनी है कि सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुला के क्या बोलोगे, तुमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम करनी थी, माइनस तुमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करी, मल्टीप्लाई बाय रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, स्टैंडर्ड रेट। पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, परचेज डिपार्टमेंट। उसको बुला के क्या बोलोगे कि भाई तुमको स्टैंडर्ड प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदना था, माइनस तुमने एक्चुअल प्राइस में मटेरियल खरीदा, इनटू तुम तो उन सभी एक्चुअल यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो गलत खरीदी गई हैं, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अच्छा सर, यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड आया है, यह बात ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, कंज्यूम हुई है 140, खरीदी थी 200 किलो, मतलब परचेज्ड क्वांटिटी 200 किलो है, कंज्यूम हुई है 140 किलो। अगर सवाल ने कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं बोला है, बस बोला है वेरिएंसेस निकाल दो, तो बेटा जी यहां पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यहां पे भी आएगा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया, मैं रीजन बताऊंगा अभी, लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस एट द पॉइंट ऑफ परचेज, अगर ये वर्ड क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है कैलकुलेट वेरिएंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द पॉइंट ऑफ परचेज, ये वर्ड अगर लिख दिया है तो बेटा फिर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड वाली 140 नहीं आएंगी, फिर 200 किलो आएंगी, ठीक है ना, फिर 200 किलो के हिसाब से होगा। सर बाय डिफॉल्ट कंज्यूम्ड के हिसाब से क्यों होता है, क्योंकि बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये सारे जो वेरिएंसेस निकाल रहा हूं ये किसके लिए निकाल रहा हूं, प्रॉफिट में वेरिएंस ढूंढने के लिए। भाई मैं मटेरियल के भी जो वेरिएंस निकाल रहा हूं वो इसलिए निकाल रहा हूं ना ताकि कॉस्ट के वेरिएंसेस पता चले, ताकि वहां से प्रॉफिट के वेरिएंसेस निकाल पाऊं। P&L में जब आपका प्रॉफिट निकलता है तो नेट बेसिस पे क्या डेबिट होता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट करते हो, परचेजेस डेबिट करते हो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट करते हो। नेट बेसिस पे डेबिटेड क्या होता है, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपका प्रॉफिट होता है वो मटेरियल कंज्यूम्ड से निकला होता है, नेट बेसिस पर P&L में मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिटेड होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड कंसीडर करते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट में वेरिएंसेस ढूंढना चाह रहे हैं। हां, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज तो मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो एक हायरार्की हो गई कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के अंडर दो वेरिएंसेस आते हैं,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। लेकिन जब मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात होती है ना, तो इसके अंडर फर्दर दो वेरिएंसेस और आते हैं, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को एक और नाम से जाना जाता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब भला ये कैसे निकलता है, देख लेते हैं एक एग्जांपल को लेकर। पहली बात, एक क्रक्स की बात, बेटा जी जो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो वेरिएंसेस है ना, मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, ये आपके तभी निकलेंगे जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब एक फिनिश गुड को बनाने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे। अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहे हैं, ए रॉ मटेरियल, बी रॉ मटेरियल, सी रॉ मटेरियल, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहे हैं, तो ही ये वाले दो वेरिएंसेस निकल पाएंगे, नहीं तो मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस ही निकलेगा बस। अगर सिंगल रॉ मटेरियल लग रहा है तो यही दो वेरिएंसेस निकलेंगे, मटेरियल यील्ड, मटेरियल मिक्स नहीं निकलेगा। क्यों, वो आपको कंपटीशन देख के समझ आ जाएगा। मान लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड देता हूं, स्टैंडर्ड था 100 यूनिट्स बनाने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड दिया हुआ था या मैंने बनाया, जो भी था, 100 यूनिट्स बनाने के लिए दो मटेरियल लगेंगे। मटेरियल ए लगेगा 1000 यूनिट्स का, 1000 किलो का, मटेरियल बी लगेगा 2000 किलो का। इस हिसाब से 3000 किलो का माल लगेगा टोटल। मटेरियल ए 10 रुपए के हिसाब से, मटेरियल बी 12 रुपए के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 24,000। एक्चुअल में हमने 100 यूनिट्स ही बनाई और 100 यूनिट्स को बनाने के लिए वही दो मटेरियल लगे, ए और बी। ए लगा दिया हमने 1500 किलो, बी लगा दिया हमने 1800 किलो। ये खरीदा हमने 11 रुपए के हिसाब से, ये खरीदा हमने 14 रुपए के हिसाब से। 16,500, 25,200, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब सवाल कहता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस वगैरह ये सब निकालो, वो सब तो हम कर लेंगे, मैं वो भी निकलवाऊंगा यहां पे। लेकिन मेरे को अब क्वेश्चन ने कहा है साथ साथ ना मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकालना। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। क्या निकालनी पड़ेगी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। सर कैसे निकलेगी और क्यों निकालनी पड़ेगी उसकी भी बात करूंगा। सर रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी निकालने के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है, ए की 1500 और बी की 1800, इसका टोटल कितना है, 3300 किलो। टोटल तो सर उठा के लिख दो सेम। रिवाइज्ड एक्चुअल को निकालने के लिए टोटल तो उठा के लिख दो सेम, लेकिन इस टोटल को जब बांटोगे ना ए और बी में, इसको बांट दो इन द रेशो ऑफ स्टैंडर्ड, रेशो ऑफ स्टैंडर्ड बोल लूं और बजट बोल लूं, रेशो सेम रहती है। स्टैंडर्ड या बजट की रेशो में इसको बांट दो, जो कि क्या बनेगी 1:2। यहां की रेशो 1:2 है। एक्चुअल की रेशो भला क्या है वैसे, 15:18 ना, तो 5:6 है एक्चुअल की रेशो। तो मैं एक्चुअल टोटल क्वांटिटी को बजटेड या स्टैंडर्ड की रेशो 1:2 में बांट दूंगा। ये कितना आएगा, 1100 और 2200। ठीक है जी। अब यहां पे वेरिएंसेस निकलेंगे। पहले तो मैं वही निकालता हूं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कौन जिम्मेदार है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुला के क्या बोलोगे कि भाई तुमको कहा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, माइनस तुमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करी, इनटू रेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो स्टैंडर्ड रेट। ए का अलग, बी का अलग। ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 1000 माइनस 1500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10, ये आ जाएगा 5000 एडवर्स। इसी तरीके से बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तुमको कहा था 2000 किलो यूज करना है, तुमने 1800 किलो यूज किया, इंटू 12 स्टैंडर्ड रेट। तो ये आ जाएगा 2400 फेवरेबल। तो नेट कितना आ जाएगा ये
2600 एडवर्स। अब मेरे को इसके फर्दर निकालना है मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। देखिए पहले मैं यहां पे निकालता हूं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला बनाएंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, बनाएंगे फॉर्मूला। क्या बनेगा सर? एक बात देखिए, यहां पे तीन चीजें हैं, स्टैंडर्ड, एक्चुअल और रिवाइज्ड। मेरे को कौन सा वेरिएंस निकालना है? मिक्स वेरिएंस निकालना है। अगर मैं स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी देखूं, क्या देखूं? स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। बेटा इन दोनों की रेशो सेम है, इसकी भी स्टैंडर्ड की भी रेशो 1:2 है और रिवाइज्ड एक्चुअल की भी रेशो कितनी है? 1:2 है। मैंने इसी रेशो में बांटा है, रेशो का मतलब मिक्स। तो बेटा जी स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में मिक्स का तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, मिक्स तो इनका मैंने सेम बना दिया 1:2 करके। तो फिर एक काम करो, रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल देखो। रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल की रेशो मिक्स 5:6 है, रिवाइज्ड एक्चुअल की रेशो 1:2 है। क्वांटिटी सेम है दोनों की, इसकी क्वांटिटी भी 3300 kg है, इसकी भी क्वांटिटी 3300 kg है। मतलब सर रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल, रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल, इनमें क्वांटिटी का कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें जो भी डिफरेंस है किस चीज का है? मिक्स का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिवाइज्ड एक्चुअल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और मैं कौन से वेरिएंस को फर्दर बांट रहा हूं? मैं यूसेज वेरिएंस को फर्दर बांट रहा हूं। यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट यूज होता है, तो इन दोनों में भी रेट स्टैंडर्ड ही यूज होगा, ठीक है ना? क्योंकि रेट के लिए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की है, वो इनमें नहीं जाएगी। तो इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है ना? ए बी, ए का रिवाइज्ड एक्चुअल कितना था? 1100 माइनस 1500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 10। ये आ जाएगा 4000 एडवर्स। इसी तरीके से बी का रिवाइज्ड एक्चुअल 2200 माइनस एक्चुअल 1800 इंटू स्टैंडर्ड रेट 12। $4800 फेवरेबल, नेट टू नेट ये आ जाएगा 800 फेवरेबल, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं निकालूंगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला बनाते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, अब भाई रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल, रिवाइज्ड एक्चुअल और एक्चुअल में तो किस चीज का डिफरेंस था? मिक्स का डिफरेंस था। लेकिन स्टैंडर्ड और एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड और रिवाइज्ड एक्चुअल में किस चीज का डिफरेंस है? गाइस मेरे को 1 मिनट देना। हाँ